नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट में राष्ट्रकूट राजवंश पर अपना व्याख्यान दूंगी। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने 8वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध में बादामी के चालुक्यों के राज्य को नष्ट करके दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का निर्माण किया था। लगभग 223 वर्ष तक दक्षिण भारत में एक विशाल साम्राज्य का अधिपति बने रहने के बाद कल्याणी के परवर्ती चालुक्यों ने राष्ट्रकूट वंश की सत्ता समाप्त कर दी थी। अब इनकी उत्पत्ति और इनका मूल निवास स्थान क्या रहा, चलिए हम देखते हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में भी जो विद्वान हैं उन्होंने अनेक विचार प्रकट किए हैं। डॉक्टर फ्लिट के अनुसार राष्ट्रकूट उत्तरी भारत के राठौड़ों के वंशज थे। बर्नेल के अनुसार राष्ट्रकूट आंध्र प्रदेश के द्रविड़ रेडियों से संबंधित थे। कुछ विद्वानों के अनुसार ये आंध्र प्रदेश के किसान थे जिन्हें चालुक्यों ने कुछ स्थानों पर पैतृक अधिकारी बना दिया था, किंतु सर्वाधिक मत प्रचलित यही है कि मलखेद के राष्ट्रकूट राष्ट्रिकों या राठिकों के वंशज थे, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इतने प्रसिद्ध थे कि अशोक के अभिलेखों में भी इनका उल्लेख हुआ है। यह भी माना जाता है कि राष्ट्रकूट चालुक्य शासकों के राष्ट्रों यानी जिलों के प्रधान थे। राष्ट्रकूट उनका पदनाम था। इसी पदनाम के कारण उनके राजवंश का नाम राष्ट्रकूट पड़ा। राष्ट्रकूट के 9वीं शताब्दी के अभिलेखों में उन्हें महाभारत कालीन यदुवंश से संबंधित बताया गया है। राष्ट्रकूट के राजकवियों ने भी राष्ट्रकूट वंश की तुलना यदुवंश से ही की है और कहा है, गोविंद तृतीय के जन्म से राष्ट्रकूट वंश उसी प्रकार अजय हो गया जिस प्रकार कृष्ण के जन्म से यदुवंश अजय हो गया था। 871 ईस्वी के संजान अनुदान पत्र में भी श्री कृष्ण को राष्ट्रकूट का आदि पूर्वज बताया गया है और राष्ट्रकूटों को यादवा नव्य कहा गया है। इनकी उत्पत्ति के समान इनके मूल निवास के संबंध में भी विभिन्न मत प्रचलित किए गए हैं। अभिलेखों और सिक्कों के द्वारा ज्ञात होता है कि अनेक राठिक या महारथी परिवार महाराष्ट्र और कर्नाटक के सामंतों के रूप में शासन कर रहे थे। इसी आधार पर श्री A.S. अल्तेकर ने राष्ट्रकूट वंशी शासकों को 7वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में बरार के एलिचपुर जिले में शासन करने वाले राष्ट्रकूट नन्नराज युधासुर को गौण और मुख्य शाखा का वंशज माना है। उनकी मान्यता है कि इसी वंश के अनेक परिवार महाराष्ट्र में आकर बस गए थे। कुछ अभिलेखों में राष्ट्रकूटों को श्रेष्ठ नगर लठलूर के स्वामी कहा गया है। यह स्थान भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के बीदर जिले में स्थित है और अधिकांश विद्वान डॉक्टर अल्तेकर के इसी मत को सही मानते हैं। प्रमुख राष्ट्रकूट शासक कौन कौन से रहे हैं, तो हम देखते हैं कि प्रारंभिक शासक कौन से थे। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राष्ट्रकूटों ने एलिचपुर में अपने छोटे से राज्य की स्थापना की और कुछ शताब्दियों तक वे चालुक्यों के अधीन रहे। राष्ट्रकूटों के प्रारंभिक शासकों में दंतिवर्मन, इंद्र प्रथम, गोविंद प्रथम, कर्क प्रथम, इंद्र द्वितीय का नाम प्रमुख है, परंतु इन्होंने कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं की। इंद्र द्वितीय के काल में राष्ट्रकूटों की शक्ति कुछ बढ़ी। उसने एक चालुक्य राजकुमारी से विवाह करके अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया था। दंतिदुर्ग। मानेकहेट के राष्ट्रकूटों की शक्ति का वास्तविक उत्थान दंतिदुर्ग के समय में शुरू हुआ, जो लगभग 733 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। प्रारंभ में वह चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय को अपना अधिपति मानता था। उसने चालुक्य शासक विक्रमादित्य की ओर से अरबों और कांची के पल्लवों के विरुद्ध युद्धों में विजय प्राप्त की थी। अरबों के विरुद्ध के युद्ध में दंतिदुर्ग के शौर्य से प्रसन्न होकर चालुक्य शासक ने उसे पृथ्वी वल्लभ और खड़ग वालोक की उपाधियों से अलंकृत किया था। 747 में विक्रमादित्य द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसने अपना विजय अभियान जारी किया और नादीपुर के गुर्जरों और मालवा पर आक्रमण करके मध्य देश पर आधिपत्य कर लिया था। 750 ईस्वी तक वह केंद्रीय और दक्षिण गुजरात और समस्त मध्य देश और बरार का स्वामी बन गया था, किंतु अभी तक उसने अपने स्वामी चालुक्य शासक से युद्ध नहीं किया था,
किंतु दंती दुर्ग की बढ़ती हुई शक्ति से आशंकित होकर चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा ने उसे दबाने का प्रयास किया था। फलतः 753 ईस्वी में खान देश में दोनों में युद्ध शुरू हुआ, जिसमें कीर्तिवर्मा परास्त होकर भाग गया। इस प्रकार दंती दुर्ग जो है वह संपूर्ण महाराष्ट्र का स्वामी बन गया। दंती दुर्ग के पश्चात उसका पुत्र कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक बना। उसने 758 से 773 ईस्वी तक शासन किया था। दंती दुर्ग ने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा को परास्त तो कर दिया था, किंतु उसकी शक्ति को पूर्णतः नष्ट नहीं कर पाया था। यह कार्य कृष्ण प्रथम ने किया। इसके काल में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा ने अपनी शक्ति को पुनः गठित कर एक बार फिर अपने राज्य को प्राप्त करने का प्रयास किया था, किंतु वह कृष्ण प्रथम के हाथों परास्त हुआ। इससे पश्चिमी चालुक्यों की सत्ता पूर्णतः समाप्त हो गई थी। इसके पश्चात कृष्ण प्रथम ने मैसूर के गंग वंश को परास्त किया। वेंगी के चालुक्य पश्चिमी चालुक्यों के संबंधी होने के कारण राष्ट्रकूटों के शत्रु थे। अतः गंग विजय के बाद कृष्ण प्रथम ने अपने पुत्र गोविंद को वेंगी के चालुक्य शासक विष्णुवर्धन चतुर्थ पर आक्रमण करने भेजा। गोविंद अपने अभियान में सफल रहा। इसके फलस्वरूप भूतपूर्व हैदराबाद का संपूर्ण राज्य राष्ट्रकूटों के अधीन आ गया था। कृष्ण प्रथम ने राहप नामक किसी राजा को भी परास्त किया था, किंतु राहप की अभी तक सही पहचान नहीं हो सकी है। इसके अतिरिक्त कृष्ण प्रथम ने दक्षिण कोंकण पर विजय प्राप्त की। महान विजेता होने के साथ साथ यह महान निर्माता भी था। एलोरा की प्रसिद्ध शिव मंदिर जो चट्टान को काटकर बनाया गया है, कृष्ण प्रथम ने ही बनवाया था। इसकी मृत्यु के बाद गोविंद द्वितीय राष्ट्रकूट शासक बना। इसने 773 से 780 ईस्वी तक शासन किया। यद्यपि गोविंद द्वितीय ने अपने पिता के शासनकाल में वेंगी के चालुक्यों को परास्त किया था, किंतु शासक बनने के बाद वह अत्यंत भोगविलासी हो गया। उसने राज्य कार्य का समस्त दायित्व अपने छोटे पुत्र ध्रुव को सौंप दिया, जिसका लाभ उठाकर ध्रुव ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। ध्रुव ने सिंहासन पर बैठने के बाद निरुपम कली वल्लभ, धारावर्ष और श्री वल्लभ की उपाधियां धारण की। ध्रुव एक योग्य शासक था। उसने गंग शासक श्री पुरुष मतरस पर आक्रमण किया और उसके समस्त राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस वजह से ध्रुव का साम्राज्य कावेरी नदी तक विस्तृत हो गया। उसके बाद ध्रुव ने पल्लव शासक दंतीवर्मन पर चढ़ाई की। दंतीवर्मन ने ध्रुव से संधि की। ध्रुव ने वेंगी के चालुक्य शासक विष्णुवर्धन चतुर्थ के विरुद्ध भी अभियान किया। फलतः विष्णुवर्धन ने भी ध्रुव से संधि की। इन विजयों के परिणाम स्वरूप ध्रुव जो है वो संपूर्ण दक्षिण का स्वामी बन गया था, परंतु ध्रुव को इन विजयों से संतोष नहीं हुआ। अतः उसने उत्तरी भारत का भी सर्वोच्च अधिपति बनने का निश्चय किया। उत्तरी भारत में इस समय प्रतिहारों और पालों की शक्ति का उदय हो रहा था। हर्ष की राजधानी कन्नौज की उत्तरी भारत में विशेष स्थिति थी। इस समय वहाँ का शासक इंद्रायुध था, जो शक्तिहीन था। राजपूताना के प्रतिहार और बंगाल के पाल दोनों ही कन्नौज पर अधिकार करके उत्तरी भारत में पुनः चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे। सर्वप्रथम प्रतिहार शासक वत्सराज को इस क्षेत्र में सफलता मिली। वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक इंद्रायुध को अपनी अधीनता में शासन करने की अनुमति दे दी। वत्सराज की सफलता से उसके प्रतिस्पर्धी बंगाल के शासक धर्मपाल की महत्वाकांक्षाओं को गहरा आघात लगा। अतः धर्मपाल ने वत्सराज पर आक्रमण किया, जिसमें धर्मपाल परास्त हुआ और यह जो युद्ध है वो गंगा यमुना के दो आब में हुआ था। किंतु धर्मपाल ने साहस नहीं खोया और एक बार फिर अपनी शक्ति संगठित कर वत्सराज से मुकाबले की तैयारी उसने शुरू की। परंतु जब इन दोनों शक्तियों में प्रतिद्वंदिता चल रही थी, तब ध्रुव ने तीसरी शक्ति के रूप में उत्तरी भारत में अपना दावा प्रस्तुत किया। ध्रुव ने एक विशाल सेना के साथ उत्तरी भारत की ओर प्रयाण किया और झांसी के निकट प्रतिहार शासक वत्सराज को बुरी तरह परास्त किया। इस पराजय के बाद वत्सराज राजपूताने की मरुभूमि में शरण लेने को बाध्य हो गया। इसके पश्चात ध्रुव ने धर्मपाल पर आक्रमण किया। धर्मपाल युद्ध में परास्त हुआ और अपना राजछत्र रणभूमि में छोड़कर भाग गया, परंतु ध्रुव ने अपनी उत्तरी भारत की विजयों को संगठित नहीं किया और 790 में वह वापस दक्षिण भारत लौट आया। इस प्रकार ध्रुव के कहते हैं अंतिम वर्षों में राष्ट्रकूटों की जो शक्ति है वो चरम सीमा पर पहुंच गई थी। मैसूर के गंग वंश का युवराज उसका बंदी था। पल्लव शासक ने उपहार देकर अपनी जान बचाई। प्रतिहार वत्सराज
उससे परास्त होकर राजपूताना भाग गया था और पाल शासक धर्मपाल की शक्ति भी उससे परास्त होकर बंगाल और बिहार तक सीमित हो गई थी। उस समय संपूर्ण भारत में ऐसा कोई शासक नहीं था जो ध्रुव की सर्वोच्चता को चुनौती देता। ध्रुव के अनेक पुत्र थे। उसका बड़ा पुत्र स्तंभ जो था वो गंगवाड़ी का गवर्नर था, किंतु ध्रुव ने अपने तीसरे सबसे योग्य पुत्र गोविंद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गोविंद ने 814 ईस्वी तक शासन किया। गोविंद तृतीय एक महान सेनापति और योग्य शासक था। आरंभ में उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गंगवाड़ी के गवर्नर और गोविंद तृतीय के ज्येष्ठ भ्राता यानी कि भाई स्तंभ ने अनेक सामंतों के साथ गोविंद तृतीय के सिंहासनारोहण को चुनौती दी थी, किंतु गोविंद तृतीय इस विद्रोह को दबाने में सफल हुआ। इसने अपने भाई को क्षमा किया और उसे पुनः गंगवाड़ी का गवर्नर बनाया। उसके बाद स्तंभ भी अपने भाई के प्रति स्वामी भक्त बना रहा। इसके बाद उसने अपने भाई के समर्थकों का दमन किया। गंग राजकुमार शिव कुमार राष्ट्रकूटों की कैद में था। संभवतः गोविंद तृतीय ने उसे स्तंभ पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से मुक्त कर दिया था, किंतु इसने स्तंभ का समर्थन किया। अतः स्तंभ ने संधि के पश्चात गोविंद तृतीय ने शिवमार पर आक्रमण करके उसे पुनः बंदी बना लिया। पल्लव शासक दंतिवर्मन ने भी गोविंद तृतीय के सामने आत्मसमर्पण किया। वेंगी का चालुक्य शासक विष्णुवर्धन चतुर्थ गोविंद तृतीय का नाना था, अतः उस ओर से उसे कोई चिंता नहीं थी। इस प्रकार गोविंद तृतीय 798 ईस्वी तक संपूर्ण दक्षिण का सर्वोच्च शासक बन गया था। यह एक महत्वाकांक्षी शासक था। उत्तरी भारत को विजय करने का उसने निश्चय किया। 790 में उसके पिता ध्रुव के उत्तरी भारत से वापस आने के बाद वहाँ की परिस्थितियाँ बदल गई थी। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने अपनी शक्ति पुनः दृढ़ की थी। पाल शासक धर्मपाल ने भी कन्नौज के शासक इंद्रायुध को हराकर चक्रायुध को अपनी अधीनता में वहाँ का शासक बनाया था। ऐसी स्थिति में गोविंद तृतीय ने पूरी तैयारी के साथ अपना उत्तरी अभियान शुरू किया। बंगाल के शासक धर्मपाल ने गोविंद तृतीय की अधीनता को स्वीकार किया और चक्रायुध ने भी गोविंद तृतीय के समक्ष आत्मसमर्पण किया। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने बुंदेलखंड के निकट रण क्षेत्र में गोविंद तृतीय का सामना किया, जिसमें गोविंद तृतीय विजयी हुआ। नागभट्ट परास्त होकर राजपूताना की ओर भागा। इस प्रकार गोविंद तृतीय ने उत्तरी भारत में राष्ट्रकूटों के सम्मान को पुनः स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, किंतु अपने पिता की तरह उत्तरी भारत की विजयों को संगठित किए बिना ही वह वापस दक्षिण लौट गया। फलतः नागभट्ट द्वितीय ने अपनी शक्ति को पुनः संगठित करके कन्नौज पर अधिकार किया, परंतु मालवा और गुजरात उसके हाथ से निकल गए। 799 में दक्षिण भारत में वेंगी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय ने गोविंद तृतीय की शक्ति को चुनौती दी, उस पर आक्रमण किया। उसके समर्थक भीम को वेंगी का शासक बनाने में सफलता प्राप्त की। ये सफलताएं मिली हैं गोविंद तृतीय को। गोविंद तृतीय के उत्तरी भारत अभियान के समय उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर दक्षिण भारत के गंग, केरल, पांड्य, पल्लव शासकों ने उसके विरुद्ध एक संघ बना लिया था, किंतु गोविंद तृतीय ने 802 में उन्हें परास्त किया और अपने साम्राज्य को कांची तक विस्तृत किया। उसकी अनवरत विजयों से आतंकित होकर श्रीलंका के शासक ने भी उससे मित्रता कर ली थी। गोविंद तृतीय के बाद उसका पुत्र शर्व अमोघ वर्ष के नाम से राष्ट्रकूट शासक बना। इसने 878 ईस्वी तक शासन किया। सिंहासनारोहण के समय उसकी आयु 13-14 वर्ष की थी, अतः उसे प्रारंभ में तो अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। गंगवाड़ी के शासक ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। गोविंद तृतीय द्वारा पच्युत वेंगी के चालुक्य विजयादित्य द्वितीय ने राष्ट्रकूट राज्य पर आक्रमण किया। फलतः अमोघ वर्ष सिंहासन खो बैठा, किंतु अप्रैल 1821 में अमोघ वर्ष ने सिंहासन पर पुनः अधिकार किया। इसके पश्चात उसने वेंगी के विजयादित्य पर आक्रमण करके उसके राज्य पर अधिकार किया। अगले 12 वर्षों तक वेंगी पर अपना अधिकार बनाए रखे राष्ट्रकूट शासक, परंतु बाद में वेंगी के एक सेनापति ने उसे राष्ट्रकूटों से मुक्त करा दिया। अमोघ वर्ष को मैसूर के गंगवाड़ी शासक से भी 20 वर्ष तक लगातार युद्ध करने पड़े, जिसमें उसे सफलता नहीं मिली थी। अंत में अमोघ वर्ष को गंग शासक से संधि करनी पड़ी,
जिसके अनुसार राष्ट्रकूटों को मैसूर छोड़ना पड़ गया था। अमोघवर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह गंग राजकुमार से कर दिया। अमोघवर्ष युद्धों की अपेक्षा शासक के रूप में अधिक सफल हुआ। उसने अपने राज्य में शांति और व्यवस्था पुनः स्थापित की, मान्यखेट नगर बसाया, कला साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। इसके पश्चात इसका पुत्र जो है कृष्ण द्वितीय वो शासक बना। उसने 914 ईस्वी तक शासन किया, लगभग यानी कि 36 वर्ष तक। राष्ट्रकूट अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसने अंग, बंग, लाट, कलिंग, मगध के शासकों को युद्ध में परास्त किया था। परंतु कृष्ण द्वितीय के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो थे वो चालुक्य, प्रतिहारों और चोलों के साथ हुए थे। अमोघवर्ष के शासनकाल में वेंगी के चालुक्य शासक विजयादित्य ने अपने राज्य को स्वतंत्र करा लिया था। कृष्ण द्वितीय के काल में उसने आक्रामक नीति अपनाकर राष्ट्रकूटों के कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। कृष्ण द्वितीय ने कुछ समय बाद अपनी शक्ति को पुनः संगठित किया और चालुक्य शासक भीम को परास्त करने में उसने सफलता प्राप्त की। इसके पश्चात उसने प्रतिहार शासक पर आक्रमण किया। प्रतिहार शासक मिहिर भोज उज्जैन के निकट परास्त हुआ, किंतु उसने अपनी पराजय स्वीकार नहीं की और अपनी शक्ति को पुनः संगठित करके कृष्ण द्वितीय को परास्त करने में सफलता प्राप्त की। कृष्ण द्वितीय ने चोलों पर आक्रमण किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली थी। वल्लाल नामक स्थान पर वह चोलों से परास्त हुआ था। कृष्ण द्वितीय के बाद उसका पुत्र जो था इंद्र तृतीय वो शासक बना। उसने 914 से 922 ईस्वी तक शासन किया। राष्ट्रकूटों के पंपा भारत और काम्य ताम्रपत्रों से ज्ञात होता है कि इंद्र तृतीय ने उत्तरी भारत के प्रतिहार शासक महिपाल पर आक्रमण करके उसे परास्त किया था। यह राष्ट्रकूटों की कहते हैं महान सफलता थी। कहते हैं इंद्र तृतीय ने वेंगी पर भी असफल आक्रमण किया था। इसकी मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र अमोघवर्ष द्वितीय शासक बना, किंतु उसके छोटे भाई गोविंद चतुर्थ ने उसकी हत्या करके शासन पर अधिकार किया। 936 में उसके चाचा अमोघवर्ष तृतीय ने गोविंद चतुर्थ को गद्दी से उतारा और उसके सिंहासन पर अधिकार किया। 936 से 939 ईस्वी तक शासन किया। अमोघवर्ष द्वितीय के तृतीय के शासनकाल में गंगवाड़ी के शासक को पदच्युत करके उसके स्थान पर राष्ट्रकूटों के समर्थक को वहां का शासक बनाया गया। एक अन्य अभियान में राष्ट्रकूटों ने कालिंजर और चित्रकूट के किलों पर भी अधिकार किया। अमोघवर्ष तृतीय के पश्चात कहते हैं उसका पुत्र कृष्ण तृतीय शासक बना। इसने 968 ईस्वी तक शासन किया। इसने राष्ट्रकूटों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। अपने बहनोई बुटुग की सहायता से चोल साम्राज्य पर आक्रमण किया, कांची और तंजौर पर अधिकार किया। यद्यपि कालांतर में चोलों ने अपने कुछ क्षेत्रों को पुनः जीता, किंतु टोड मंडलम जिसमें अर्काट, जिंगलपुट और वेलोर के जिले सम्मिलित थे, राष्ट्रकूटों के अधिकार में ही रहे। इसके बाद उसने रामेश्वर तक अभियान किया और अपनी विजयों के उपलक्ष्य में रामेश्वरम के निकट कृष्णवेश्वर और कई अनेक मंदिर बनवाए। उसने वेंगी को भी विजयी किया, उत्तरी भारत की ओर अभियान कर वहां के परमार शासक सीचक को परास्त किया। इसके पश्चात इसका छोटा भाई खोलिग राष्ट्रकूट शासक बना, किंतु यह अत्यंत वृद्ध और निर्बल शासक था। इसका लाभ उठाकर परमार शासक सीचक ने राष्ट्रकूट राज्य पर आक्रमण किया। खोतिग उसका मुकाबला नहीं कर सका। कहते हैं सीचक ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेट को बुरी तरह से लूटा था और इस सदमे से जो खोतिग है उसकी 972 में मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु के बाद कर्क द्वितीय राष्ट्रकूट शासक बना, परंतु इस समय तक राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। कर्क द्वितीय की अयोग्यता का लाभ उठाकर उसके चालुक्य सामंत तेल द्वितीय ने राष्ट्रकूट राज्य पर आक्रमण किया। कर्क द्वितीय परास्त होकर भाग गया। इस प्रकार 2 शताब्दियों से अधिक के गौरवपूर्ण युग के बाद राष्ट्रकूट साम्राज्य का अंत हो गया और तेल द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य साम्राज्य की नींव डाली। अब हम देख सकते हैं कि राष्ट्रकूट राजवंश का क्या महत्व रहा है। दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास में राष्ट्रकूट राजवंश का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसने अपनी गौरवपूर्ण उपलब्धियों से दक्षिण भारत के इतिहास को गरिमामय बना दिया था। राष्ट्रकूट राजवंश के पूर्व
दक्षिण भारत के किसी अन्य राजवंश ने इतने लंबे समय तक इतने बड़े साम्राज्य को संगठित नहीं किया था और न ही किसी राजवंश ने इतने सफल युद्ध किए थे। राजपूत वंश के शासकों ने सुदूर दक्षिण तक आक्रमण करके रामेश्वरम तक विजय प्राप्त की थी। यही नहीं, राष्ट्रकूट राजवंश उत्तरी भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम राजवंश था। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और गोविंद तृतीय ने उत्तरी भारत के प्रतिहारों और पालों को परास्त करके वहाँ के इतिहास की धारा के प्रभाव को ही बदल दिया था। गुप्त वंश के पतन के बाद इतने विशाल साम्राज्य के निर्माण और इतने युद्धों में विजय प्राप्त करने का श्रेय राष्ट्रकूटों के अतिरिक्त किसी को भी नहीं है।